और आपको क्या करना है, इसके आपको जो कोड है इस पेपर का कोड वो आपको बहुत अच्छे से नोट कर लेना है। और जो भी स्टूडेंट इस पूरे के पूरे पेपर को अच्छे से एग्जाम से पहले तैयार करके जाता है वो बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट अपनी ये समझ सकता है सबसे बेस्ट वाली तैयारी करके जाएगा और बोर्ड एग्जाम में 70 में 65 नंबर बड़ी आसानी से ले करके आएगा। हेलो एवरीवन, दिस इज हितेश भैया एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल F24 क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो बोर्ड एग्जाम 2025 देने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर मैं क्लास 10th 2025 का हिंदी का वायरल पेपर लेकर के आया हूँ जो कि आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो लोग 2025 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों को समझ सकते हैं, वो खुद समझ सकते हैं कि अगर बोर्ड एग्जाम से पहले ये पता चल जाए कि बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, यानी किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, और वो अगर क्वेश्चन हमें मिल जाए और वैसे पेपर में रखे हुए मिल जाएं तो हम बड़े ही आसानी से 95 प्लस किसी भी सब्जेक्ट में ला सकते हैं। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और मैंने सेम वही आइडिया पर काम किया। और मैंने क्या किया, हिंदी सब्जेक्ट से लगा लो या फिर किसी सब्जेक्ट का ले लो, सभी सब्जेक्ट के मैंने क्या किया, मॉडल पेपर में ले आया हूं। और इन सभी मॉडल पेपर को मैं आपको डेली बेसिस पर कराऊंगा जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस मार्क्स ला सको। तो देखो स्टूडेंट, पेपर स्टार्ट होता है। पेपर आपका कितने घंटे का होता है सभी लोगों को पता होता है कि पेपर जो होता है हमारा 3 घंटे 15 मिनट का होता है। सभी लोगों को पता होगा कि 15 मिनट पेपर को अच्छे से पढ़ना रहता है कि क्या क्या पेपर में आया है। ये तो हो गई पहली बात। फिर आगे की जो बातें होती हैं वो हमारी निर्देश के अंदर दे रखी होती हैं, जैसे कि हमको आगे क्या करना है, पेपर में आगे क्या करना है। और जो लोग निर्देश को अच्छे से पढ़ करके पेपर को सॉल्व करते हैं उनसे एग्जाम में कोई भी गलती नहीं होती है और पूरा का पूरा पेपर वो बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे से सॉल्व करके आते हैं। जैसे कि आपको सभी के सभी प्रश्नों को करना है, सीरियल वाइज करो या फिर कैसे भी करो, मगर जो प्रश्न है उसका प्रश्न जरूर डालो। जैसे पहला प्रश्न कर रहे हो तो प्रश्न संख्या 1 डालो, दूसरा कर रहे हो तो प्रश्न संख्या 2 डालो। इसी तरीके से आपको क्या आगे समझना है कि ये जो प्रश्न पत्र है ये 2 खंडों में कैसा है, विभाजित है। एक खंड आ आएगा, इसमें एक खंड आपको बा देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि खंड आ में आपके सभी के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और जिनको आप सभी लोगों को OMR, जो OMR होता है उसमें आपको नीले रंग से कुछ इस तरीके से गोला भरना होता है। हमारे पास अभी आपके लिए OMR नहीं है फिलहाल, जब हमारे पास OMR आ जाएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। अगला देखिए, इसी में क्या होता है, खंड आ आता है जिसमें आप लोगों को क्या होता है, बाकी सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। खंड आ के बारे में 12 नंबर देख लेते हैं। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं, यानी डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चन जिनको आपको लिखना पड़ता है, यहां पर आपको गोला नहीं भरना पड़ता है भाई, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट? इसके बाद देखिए, प्रश्न जो भी प्रश्न है उसके जो अंक हैं उसके सम्मुख अंकित हैं, यानी जो भी प्रश्न आप देखोगे पेपर में अभी वो उसके सामने उसके अंक जो है सम्मित हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न आप सभी लोगों को क्या दे रखा है, ध्यान से देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई साहब, सभी लोग देखिए। सबसे पहला प्रश्न दे रखा है खंड का। सबसे पहले खंड का में क्या आता है, तो सभी लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे पहले खंड का में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि सभी के सभी एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन होते हैं और सारे इंपॉर्टेंट मैं लेकर के आया हूं, ठीक है। जो भी इस पेपर में क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है कि सही विकल्प का चयन करो। तो इसमें आपको सही विकल्प कौन सा है वो चयन करना है। वट पीपल निबंध के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं, तो आपको बताना है कि जो वट पीपल है इसके निबंध ये तो सबसे पहले तो बात ये कि एक निबंध है। सबसे पहली बात यह कि वट पीपल एक निबंध है क्या, तो यही आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात यह पता होना चाहिए कि जो इसके रचनाकार हैं क्या वो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, तो ये 2 बातें पता होनी चाहिए। अगर ये दोनों की दोनों बातें सही हैं तो ये राइट ऑप्शन होगा और सारे गलत हो जाएंगे। तो बिल्कुल ये बिल्कुल सही ऑप्शन है कि वट पीपल जो है ये एक निबंध है। और दूसरी बात यह भी बिल्कुल सही है कि इसके जो रचनाकार हैं वो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही निकल के आ गया। इसका मतलब ये है कि बाकी जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं वो कैसे हैं, गलत हैं। ये सारे के सारे आपके गलत ऑप्शन दे रखे हैं, पहला वाला बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कि आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे, संस्थापक नहीं संपादक कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आनंद कादम्बिनी। किनको पता है, जिनको नहीं पता वो तो भाई ध्यान से देखिए, जिनको पता है वो कमेंट करेंगे कि आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे। तो बालकृष्ण भट्ट थे, प्रताप नारायण मिश्र थे, कि राधाचरण गोस्वामी थे, कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। तो आनंद कादम्बिनी के संपादक थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो ये बिल्कुल इसका सही ऑप्शन है, आप लोग इसको टिक लगा लेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3
हिंदी की प्रथम कहानी कौन है? तो हिंदी की जो प्रथम कहानी है सभी लोगों को पता होना चाहिए। आपको केवल एक ऑप्शन याद रखना है और वो ऑप्शन आपको याद रखना है इंदुमती। कौन सा ऑप्शन? इंदुमती याद रखना है कि हिंदी की जो प्रथम कहानी थी वो इंदुमती थी। ठीक है, याद रखोगे सभी लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर नजर डालिए। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं? और जो लोग इस पूरे पेपर को अच्छे से समझ लेते हैं, बोर्ड एग्जाम से पहले बेहतर उनकी तैयारी हो जाएगी एग्जाम के लिए, ये समझ सकते हो आप लोग। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध साहित्यकार हैं? जयशंकर प्रसाद हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं कि राहुल संकृत्यायन हैं कि श्याम सुंदर दास हैं? तो देखिए इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा, इस यात्रा साहित्यकार पूछ रहा है ना, तो राहुल संकृत्यायन, ये बिल्कुल सही ऑप्शन इसका होगा, बिल्कुल सही। इसको आप लोग लगा लो टिक। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 5वें नंबर प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 5 की, कि स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। स्मृति की रेखाएं जो है किस साहित्य की विधा है? जीवनी है कि मतलब कि सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि स्मृति की रेखाएं, ठीक है, ये जीवनी है कि चतुरसेन शास्त्री? ये तो बिल्कुल गलत होगा ऑप्शन, तो ये बिल्कुल रॉन्ग ही हो गया, तो यहाँ पर लेखक का नाम दे दिया गया है। तो इसमें विधा बतानी है, जीवनी होगी। आगे और आपके 2 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आगे ऑप्शन तीसरा दे रखा है संस्मरण है कि ये आपका नाटक है। तो देखो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यानी कि स्मृति की रेखाएं आपका एक ये संस्मरण विधा की रचना है। किसकी विधा की रचना है? संस्मरण विधा की रचना है। तो इसको आप क्या करोगे? बिल्कुल सही टिक लगा लोगे। ठीक है, अब देखो 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऋतिकाल, जो हमारा ऋतिकाल होता है, इसकी समय सीमा क्या है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो आप लोगों को इसको क्या कर लेना है? बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, सभी प्रश्नों को आप जरूर नोट करेंगे किसी ना किसी नोट्स में। ठीक है, तो देखिए ऋतिकाल की समय सीमा क्या होती है? तो ऋतिकाल की समय सीमा आपकी 1643 ईस्वी से स्टार्ट होती है और 1843 तक चलती है। तो 1643 से 1843 कहाँ दिख रहा है? ठीक है, 1643 से 1943 या फिर 1843। ठीक है, तो 1643 से 1843 ये बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं 1643 से 1843 कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग इसको 1843 बना लेते हैं। अगर हम इसको 1843 बनाएंगे तो यही बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बाकी में तो सब अलग अलग दे रखे हैं, है ना। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप थोड़ा सही कर लेंगे, ये सही कर लेंगे कि 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक ऋतिकाल की जो है वो समय सीमा होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1953 की, 1943 की, 1935 ईस्वी की, 1919 ईस्वी? तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1943 ईस्वी है। क्या है? 1943 ईस्वी। तो ये बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन है, आप इसको बिल्कुल सही लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? 8 नंबर प्रश्न कहता है कि ऋतिकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की है? तो ऋतिकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की है? तो घनानंद ने की है कि भूषण ने की कि बिहार ने की कि सेनापति ने की है? तो किसने की है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? भिखारी दास। ठीक है, भिखारी दास तो कहीं ऑप्शन दे ही नहीं रखा है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन बिहारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहारी। यानी ऋतिकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की है? तो बिहारी ने। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखिए क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अष्ट छाप के कवि नहीं हैं। तो इसमें से 4 में से कौन है ऐसे हैं जो अष्ट छाप के कवि नहीं हैं? ठीक है, सबसे पहले दे रखे नंददास, तो ये बिल्कुल अष्ट छाप के कवि हैं। सूरदास ये भी हैं, छत्ती स्वामी ये भी हैं। भिखारी दास मेरे हिसाब से भिखारी दास नहीं है, तो यही इसका क्या हो जाएगा? यही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। पूछ रहा था कि अष्ट छाप के कवि कौन नहीं हैं, तो अष्ट छाप के कवि कौन नहीं है? तो भिखारी दास जो है ना, भिखारी कर लो, यहाँ पर भिखारी नहीं होगा, भिकारी होगा, भिखारी। तो जो आपके भिखारी दास हैं ये अष्ट छाप के कवि नहीं हैं। ठीक है, तैयार कर लोगे सभी लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 नंबर, ऋतिकाल का अन्य नाम है। तो ऋतिकाल का अन्य का मतलब और कितने नामों से जाना जाता था, उसमें से इसमें से कौन सा नाम आपको दिख रहा है जो ऋतिकाल का दूसरा नाम या तीसरा नाम या चौथा नाम है? बताइए। ऑप्शन दे रखे हैं स्वर्णकाल, ऑप्शन दे रखे हैं श्रृंगाल काल, ऑप्शन दे रखे हैं उद्भव काल, ऑप्शन दे रखा है संक्रांति काल। इसमें से इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? तो बताइए इसमें से इसका राइट ऑप्शन कौन होगा? तो ऋतिकाल का अन्य नाम हो जाएगा श्रृंगार काल। क्या हो जाएगा? श्रृंगार काल। ये इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, तो इसको आप बिल्कुल सही लगा लोगे।
ठीक है। चलिए 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शोक विकल सब रोहि रानी रूपशील तेज बखानी में कौन सा रस है, इसमें से कौन सा रस है आपको बताना है। तो देखिए भयानक रस होगा कि करुण रस होगा कि विभत्स रस होगा कि वीर रस होगा। तो शोक विकल सब रोहि रानी रूपशील बल तेज बखानी में कौन सा रस होगा, करुण रस होगा, क्योंकि यहाँ पर किसी के मरने की निंदा हो रही है, तो यहाँ पर करुण रस होगा आप लोगों का। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 12 है कि वह सरल विरल जो काली रेखा तम के धागे सी जो हिलडुल में कौन सा अलंकार है। इस पंक्ति में आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो देखिए ऑप्शन दे रखे हैं, अनुप्रास ऑप्शन दे रखा है, उत्प्रेक्षा ऑप्शन दे रखा है, उपमा ऑप्शन दे रखा है, रूपक। तो आप लोगों को बताना है कि वह सरल विरल जो काली रेखा तम के धागे सी जो हिलडुल, तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि यहाँ पर रस अलंकार कौन सा होगा। और हर एक वीडियो में मैं एक ना एक प्रश्न क्या होता हूँ अपने सभी स्टूडेंट को कमेंट के लिए देता हूँ। तो इस वाले का जो भी आंसर स्टूडेंट कमेंट में करेगा, इसका आंसर जो भी स्टूडेंट कमेंट में करेगा, तो उसकी कमेंट को मैं कुछ ना कुछ लाइक ज़रूर करूँगा, वरना कुछ ना कुछ अच्छा सा कमेंट जरूर करूँगा। तो आप लोग क्या करोगे, इस वाली वीडियो इस वाले क्वेश्चन को कमेंट करोगे और मैं आपको कमेंट को लाइक करूँगा। ठीक है, सभी लोग कमेंट करेंगे, मुझे भी पता चलेगा कि कौन कौन लोग हैं जिनको आंसर पता है। तो वह सरल विरल जो काली रेखा तम के धागे सी जो हिलडुल, इसमें कौन सा अलंकार है, आपको ये कमेंट करके हमें बताना है, हम आपकी कमेंट को लाइक करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चौपाई छंद किस छंद के अंतर्गत आता है। तो सभी लोगों को ये पता होना चाहिए, जो चौपाई छंद है ये मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, मात्रिक छंद जो होता है ये उसके अंतर्गत आता है। तो ये बिल्कुल आप सही लगा लोगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अधिग्रहण जो दे रखा है, अधिग्रहण जो दे रखा है शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो इस शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। तो देखो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अति होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अधि होगा, हो सकता है, अध हो सकता है, आ भी हो सकता है, लेकिन इसमें से जो इसका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा अधि, यानी अधिग्रहण जो है वो अधि सबसे मिलकर के बना है। ठीक है, चलिए 15 नंबर प्रश्न देखिए कि नेह का तत्सम क्या होगा। नेह का तत्सम क्या होगा, तत्सम पूछ रहा है, तद्भव दे रखा है, तत्सम पूछ रहा है। तो नेह का क्या हो जाएगा, स्नेह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्नेह हो जाएगा। बाकी सारे रॉन्ग हैं, यानी गलत हैं। इसके बाद देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन नंबर 16 कि 7 नदियों का समूह का समास होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। कह रहा है कि 7 नदियों का समूह क्या होगा, 7 नदियों का समास क्या होगा, 7 नदियों का समूह का समास क्या होगा। सप्त सिंधु होगा कि सा नदी होगा कि सप्त नदी होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन फर्स्ट है वही सही हो जाएगा एकदम, सप्त सिंधु, ये बिल्कुल इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16 तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि तस् शब्द, मोस्ट आईएमपी है, तस् से बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। तो तस् से क्या करना है, तस् शब्द का आपको विभक्ति बताना है और वचन बताना है। तो तस् शब्द का विभक्ति वचन क्या है, सप्तमी एक वचन होगा कि पंचमी एक वचन होगा कि द्वितीय एक वचन होगा कि षष्ठी एक वचन होगा, बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा षष्ठी एक वचन। तो ये वाला इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो इसको आप क्या करोगे, टिक लगा लोगे। चलिए 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जानवर दौड़ते हैं। तो आपको बताना है कि जानवर दौड़ते हैं, इस वाक्य में दौड़ते हैं क्या है, जो ये दौड़ते हैं ये क्या है, उद्देश्य है कि विधेय है कि सर्वनाम है कि विशेषण है। यानी जो जानवर दौड़ते हैं ये क्या बता रहा है, बताइए क्या बता रहा है, ये विधेय बता रहा है। क्या बता रहा है, विधेय। ये आप लोगों का विधेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विधेय। ये बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन वाच्य से लिया गया कि वाच्य प्रयोग के कितने भेद होते हैं। जो वाच्य प्रयोग होते हैं उसके कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं कि 7 होते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। मैं आपको अगर इस प्रश्न को बताऊंगा तो मेरे हिसाब से आप लोगों के अंदर का टैलेंट नहीं दिखेगा कि आप लोग तैयारी करते हो या नहीं करते हो। तो इसलिए आपको क्या करना है कि इस वाले क्वेश्चन को आपको भी कमेंट करके हमें बताना है, और जो लोग कमेंट करेंगे वही बात कि आपकी कमेंट को लाइक भी किया जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर इस हिंदी के पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। अब इसके बाद शुरू होंगे, आप सभी लोग देख सकते हो डिस्क्रिप्टिव बड़े बड़े क्वेश्चन। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। तो इनमें से कौन सा संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है,
देखो पहला दे रखा है जो, जिस, सो, हम। तो हम जो है ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। संबंधवाचक सर्वनाम हम जो होता है वो नहीं होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां से देख सकते हो आप लोग कि मैंने 20 के 20 जो प्रश्न आपको बताए हैं ना, ये जो 20 के 20 मैंने आपको बहुविकल्पीय प्रश्न बताए हैं इस पेपर के, ये आपको 20 में के से कम आपको 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे, ठीक है। 100% मैं गारंटी ले रहा हूँ कि जो लोग पेपर वाली वीडियोस को देखते हैं और लगातार देखते रहते हैं, लगातार देखेंगे और देखते रहेंगे, तो आप लोग कुछ भी नहीं करोगे फिर भी आपके 70 में आसानी से 60+ मार्क्स आ जाएंगे, आसानी से एकदम, ठीक है। बिल्कुल ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस वीडियो को देखता रहना है, ठीक है। फिर भी आपके आ जाएंगे, ठीक है। थोड़ी मेहनत कर दोगे 70 में 70 भी आ सकते हैं। चलिए, अब मैं आपको बताने वाला हूं इस पेपर के जो बड़े बड़े प्रश्न हैं, यानी जो वर्णात्मक प्रश्न हैं, यानी जो आपके एग्जाम में लॉन्ग में आते हैं, जैसे 6 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए सभी लोग स्टार्ट करिए और आप लोग देखना शुरू करिए यहाँ से वर्णात्मक प्रश्न अच्छे से समझते हुए चलिए। खंड बाय स्टार्ट हो रहा है जहां आपके वर्णात्मक प्रश्न आपके सारे के सारे हैं। चलिए, सबसे पहला प्रश्न देखिए। सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि आपको निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपको मैं बताने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश। क्या बताने वाला हूं? मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश बताने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है। और ये रहा आपका इंपॉर्टेंट गद्यांश, जो क्या कहता है? कहता है कि यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश किस चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन है मैं आपको सभी बताऊंगा अभी। तो यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है और कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने आता रहा है। ये हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही एक मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है, और जिसने अमृत की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारे अमृत प्राय शरीर में नए प्राण फूके और मुरझाए हुए दिलों को फिर खोल दिया है। वह अमृत तो सत्य और अहिंसा का है, जो केवल इसी देश के लिए नहीं आज मानव मात्र के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। तो ये है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश जो मैंने लिया है आप लोगों को चैप्टर, किस चैप्टर से? भारतीय संस्कृति चैप्टर से। किससे? भारतीय, देखो भारतीय संस्कृति जो चैप्टर है, मोस्ट आईएमपी चैप्टर है भारतीय संस्कृति, और इस चैप्टर का एक ना एक गद्यांश आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट गद्यांश है भारतीय संस्कृति का, और जो इसके लेखक हैं वो आपके हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप क्या करोगे? इस वाले गद्यांश को जरूर तैयार कर लोगे बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि ये मोस्ट आईएमपी आपका गद्यांश है। सबसे पहला इसमें प्रश्न आता है एग्जाम के लिए कि आपको गद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो आपके गद्यांश के संदर्भ के लिए आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि इस जो गद्यांश है, यह जो गद्यांश है ये किस चैप्टर का लिया गया, यानी किस चैप्टर का है। और दूसरा आपको यह पता होना चाहिए संदर्भ के लिए कि इसके लेखक कौन है। और अगर आपको दोनों पता है तो 2 नंबर का जो ये आप लोगों का क्वेश्चन आता है संदर्भ वाला, ये पूरे नंबर आपको यहाँ मिल जाएंगे। इसको लिखना कैसे है इसके लिए मैंने डिटेल से वीडियो बना रखा है कि संदर्भ कैसे लिखें, ठीक है। अगला प्रश्न जो आता है उसमें आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होती है। तो अगर आपको इसकी व्याख्या आती है तो आप इस वाले प्रश्न को बड़े ही आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। फिर आगे जो ग नंबर प्रश्न पूछा गया, इसमें कहा गया कि मानव मात्र के लिए क्या अत्यंत आवश्यक हो गया है। फिर इसी का दूसरा पूछा गया कि हमें अमृत की याद दिलाकर किसने अमृत प्याए शरीर में प्राण फूके हैं, नए प्राण फूके हैं, बताने हैं आपको किसने नए प्राण फूके हैं। तो इस टाइप के जो प्रश्न है तभी आप कर पाओगे जब आपको इस गद्यांश का हिंदी व्याख्या पता होगा। हिंदी व्याख्या को पता करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। हमारे चैनल पर आपको इंपॉर्टेंट गद्यांश के जो व्याख्या है और संदर्भ है सब कराया जा रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। इसके बाद देखिए, अगर आपको ये गद्यांश नहीं आता एग्जाम में तो एक और गद्यांश करने के लिए आता है, और मैंने अथवा में जो एक और गद्यांश ले रखा है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है। कह रहा है कि मगर ऐसा ना आज तक हुआ है और ना होगा। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं की जा सकती।
एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता, उसके पतन का कारण सद्गुणों का ह्रास होता है, और इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है। तो चलिए आगे क्या कहता है उसको देखते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है, नहीं कर सकता। उन्नति तो उसकी तभी होगी ना जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा अपने गुणों का विकास करेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण गद्यांश था, अथवा वाला भी, ठीक है। और इसका संदर्भ आपको लिखना है, इसकी व्याख्या आपको करनी है। और प्रश्न क्या पूछा गया, इसमें स्क्रीनशॉट ले लो। आपको प्रश्न पूछा गया कि उपयुक्त गद्यांश के आधार पर निंदा का प्रभाव स्पष्ट करना है। मनुष्य के पतन का क्या कारण होता है, मनुष्य की उन्नति कैसे हो सकती है। तो ये तीन के तीनों प्रश्न आप तभी कर पाएंगे जब आपको इसकी व्याख्या पता होगी। तो सबसे पहला काम तो ये करो, व्याख्या पता करने से पहले पेपर को समझो, पेपर में क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में कौन सा इंपॉर्टेंट गद्यांश है वो समझो, और किस चैप्टर से पूछा गया वो समझो। इसके बाद व्याख्या तो कर ही लोगे। तो आपको क्या करना है, इस तुरंत जा करके गद्यांश का देखना है कि किस चैप्टर से आया है, कहाँ से आया है। फिलहाल मैं चैप्टर बता दे रहा हूँ आपको। ये जो गद्यांश है आपका किस चैप्टर से पूछा गया, ये आपका जो गद्यांश है, मगर ऐसा तक ना वो दूसरों की गिराने की कोशिश, ये आपका ममता चैप्टर से लिया गया। किस चैप्टर से, ममता चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। तो आप लोग इसके लेखक वगैरह देख सकते हो जाकर के एक बुक में, ठीक है। फिलहाल अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सेकंड नंबर अगला, कि निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहां पर आपको पद्यांश पूछ दिया गया है, और पद्यांश में क्या होता है कि थोड़ा सा अलग होता है। अलग इतना होता है कि जो इसकी लैंग्वेज होती है वो हिंदी की तरह नहीं होती। जैसे लिखी हुई, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कहीं समझाई, सौदे बूझती सास न हासी, ठीक है। को है जनक कौन है जननी, नारी को दासी, कैसो बरन भेष है, कैसो कहीं रस में अभिलाषी, पावे गो पुनि कियो अपनो जो रह करे गोगासी, सुनत मान रहियो बवरो सुर सबे मति नासी। मेरे स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो भाषा होती है थोड़ी सी अलग होती है। ब्रज भाषा भी हो सकती है और खड़ी मतलब कुछ भी हो सकती है, कोई भी भाषा। तो आपको क्या करना है, आपको कैसे पद्यांश को कैसे संदर्भ में आपको तकदील करना है, यानी पद्यांश कैसे इसका तैयार करना है। तो इसके लिए मैंने अपने चैनल पर ट्रिक बता रखी है कि किस तरीके से आप पद्यांश को तैयार कर सकते हो। तो आप लोग, हो सकता है मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिलहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को देख सकते हो। आगे यहाँ पर भी आपसे संदर्भ पूछेगा, यहाँ पर भी व्याख्या पूछेगा, और 2 प्रश्न इसके भी पूछेगा। इन पंक्तियों में गोपियाँ किससे प्रश्न कर रही हैं, निर्गुण ब्रह्म के वर्णन में क्या कठिनाइयाँ व्यक्त की है, ठीक है। दोनों प्रश्न आपको इसी गद्यांश से पता चलेंगे जब आप इसकी व्याख्या को अच्छे से तैयार कर पाएंगे, ठीक है। एक और इसमें प्रश्न पूछा गया इसी पद्यांश से, तो चलिए उसको मैं बताता हूं। तो चलिए वो प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, और ये है आपका कि पद्यांश में जो मधुकर है ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, मधुकर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो जब आप इसके व्याख्या को, पद्यांश की व्याख्या को अच्छे से समझ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो मधुकर शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। फिलहाल अगला अथवा में एक और इम्पॉर्टेंट पद्यांश मैंने लिया है, मोस्ट IMP है ये भी आपका, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर ये पद्यांश लिखा गया है कि सही वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बालासी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर, ठीक है। आगे देखिए, चमक उठी ज्वाला सी, बढ़ जाता है मन वीर का, रण में बाली होने से, मूल्यवती होती सोने की, भस्म यथा सोने से, रानी से भी अधिक हमें अब ये समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। तो ये आपका किस चैप्टर से लिया गया है, झांसी की रानी की पथ पर चैप्टर से लिया गया है। किस चैप्टर से लिया गया है, तो ये चैप्टर है झांसी की रानी की पथ पर, झांसी की रानी की पथ पर चैप्टर से लिया गया है। और इसकी जो कवि हैं या फिर कवित्री हैं, कवि तो है नहीं, कवित्री हैं, वो है सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन है, मैं लिख दे रहा हूँ, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो वो क्या है, इस पद्यांश की कवित्री हैं, ठीक है। तैयार कर लोगे इसको। आगे इसमें आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि पहला प्रश्न है संदर्भ वाला, तो वो तो आपको पता ही चल गया किस चैप्टर से लिया गया, रानी की समाधि की, ठीक है, रानी की समाधि पर चैप्टर से लिया गया है। कवित्री इसकी है सुभद्रा कुमारी चौहान, तो यहाँ से संदर्भ तो आपको पता चल गया। व्याख्या आप स्वयं से तैयार करोगे। और इसमें 2 प्रश्न आए कि स्वतंत्रता और आशा का विलोम शब्द आपको बताना है। सुभद्रा कुमारी, ठीक है, सुभद्रा जी को रानी से अधिक लगाव उनकी समाधि से क्यों है, ये आपको बताना है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए फिर आप लोगों को यहाँ तक मैंने पद्यांश बताए, अब आपको हम बताते हैं और क्या इस प्रश्न में, मतलब और क्या क्या मैंने इसमें इंपॉर्टेंट दे रखा है, और हिंदी में और क्या क्या आता है जिससे कि आप 70 में 70 ला सकते हो।
तो चलिए अगला देखिए, अगला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है इस पेपर का, जिसमें आपको पूछा गया है आपसे संस्कृत का गद्यांश। अभी आपने हिंदी का गद्यांश पद्यांश पढ़ा, अब आप संस्कृत का गद्यांश पद्यांश पढ़ेंगे। तो संस्कृत का जो गद्यांश है उसमें आपको केवल संदर्भ लिखना है और आपको इसका हिंदी अनुवाद करना है। यहाँ पर आपको व्याख्या जो होती है ना, व्याख्या होती है वो आपको नहीं करनी है, यहाँ पर हिंदी अनुवाद करना है। और आपको संदर्भ का मिलेगा 2 नंबर और अनुवाद का मिलेगा 3 नंबर, तो टोटल हो जाएगा 5 नंबर। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पर गद्यांश दे रखा है संस्कृत का कि इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली महात्मा बुद्ध तीर्थ करहा पार्श्वनाथा शंकराचार्य कबीरा, और ऐसे करके पूरा आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये एक IMP आप लोगों का गद्यांश है संस्कृत का, जिसको आपको एग्जाम के लिए तैयार करके जाना है। ठीक है, अथवा में देखिए एक और इम्पॉर्टेंट गद्यांश पूछा गया है, और ये गद्यांश आप लोगों का है कि दुमुख द्वितीया कसा दाता चंद्रशेखरा पुनः पुनः भारतम ज्योति इत वदति। ठीक है, और इसी तरीके से आप लोग इसकी लैंग्वेज को पढ़ लेना। ठीक है, बाकी ये जो इंपॉर्टेंट गद्यांश है संस्कृत का, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है 2 से 3 बार। 22 में आया था, 23 में आया था, और ऊपर वाला तो 24 पे 2 से 3 सेटों में पूछा गया था। तो ऊपर वाला क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, और नीचे वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप समझ सकते हो। तो फिलहाल आपको क्या करना है कि इसका हिंदी अनुवाद करना है और इसका संदर्भ करना है। कर लोगे तो 5 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। चलिए अब यहाँ से आपसे आगे क्या पूछा जाता है, आगे आपसे पूछा जाता है निम्नलिखित दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ। प्रश्न नंबर जो 4 है उसमें निम्नलिखित दिए गए संस्कृत का जो पद्यांश है उसका संदर्भ और उसका भी हिंदी अनुवाद करना है, और जिसके लिए आपको 2+3 यानी 2 नंबर का संदर्भ और 3 नंबर का क्या हिंदी अनुवाद होगा। तो 5 नंबर का ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहला यहाँ पर आप लोगों का पद्यांश है कि मानव हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा ना सोचती, अब काम हित्वार्थवान भवति और लोभम हित्वा सुखी भवेत। इसको जरूर तैयार करके जाना, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आता है ये वाला पद्यांश। मैंने बहुत सारे जब प्रीवियस ईयर के जो पेपर उठाए मैंने वहाँ से इस क्वेश्चन को उठाया, जो ये बार बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया आपके लिए। फिर अगला है रे चातक वाला, अथवा में पूछा गया। अगला देखिए रे चातक, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला भी आप लोगों का, ये वाला भी आपका IMP है, वेरी IMP डाल सकते हो, और ये वाला भी आपका वेरी IMP है। और ये दे रखा है रे चातक सावधान मसा मित्र क्षण श्रुताम अभूत भयवा वसंती गगने सरोडपी नैता दृशा। तो इसको आप तैयार कर लेना, और ये भी आप लोगों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश हैं। ठीक है, चलिए तो इसके बाद हम आपको 5 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। चलिए अगला प्रश्न नंबर 5 नंबर प्रश्न है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। और ये प्रश्न सबसे बड़ा प्रश्न होता है, 7 नंबर का पूछा जाता है। और सॉरी ये 7 नंबर का नहीं आता है एग्जाम में, मैंने गलत लिख दिया, गलत टाइप हो गया कह सकते हो। 3 नंबर का एग्जाम में आता है ये, 3 नंबर का प्रश्न आता है। 7 नंबर का केवल और केवल निबंध पूछा जाता है, इसके अलावा कुछ भी 7 नंबर का नहीं आता। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है कि जिस भी जिले में आप रहते हो, जिस भी जिले से आप बिलोंग करते हो, उस जिले के हिसाब से आपको खंड काव्य तैयार करना पड़ता है। अगर आप कानपुर में तैयार रहते हो तो कानपुर के लिए आपको क्या तैयार करना पड़ेगा, ज्योति जवाहर तैयार करना पड़ेगा। अगर आप अलीगढ़ में रहते हो, अगर आप प्रयागराज में रहते हो, अगर आप अकबरपुर में रहते हो, किस भी जिले में आप रहते हो, तो उस जिले के हिसाब से आपको क्या करना है, आपको अपना खंड काव्य स्टूडेंट तैयार करना है। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को खंड काव्य के बारे में इतना ही, और मैं अब आपको बताने वाला हूं अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे ये कह रहा है कि दिए गए लेखक में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो आपको क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट लेखक हैं वो तैयार कर लेने, उनकी रचना तैयार कर लेनी, उनका जीवन परिचय तैयार कर लेना। 5 नंबर आप बड़ी आसानी से यहाँ पर मुफ्त में उठा सकते हो। तो पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर में से कोई अगर आपको 2 में से, अगर तीनों के तीनों आते फिर भी एक करना पड़ेगा। केवल आपको एक आता हो, बस आता है अच्छा सा पूरा, जो अच्छे से ज़्यादा आता हो उसको आपको एग्जाम में करके आना है। मान लीजिए अगर आपको पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का थोड़ा आता है, जयशंकर प्रसाद को अगर आपको पूरा आता है, तो आपको फिर ये करके आना है एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है, इसके बाद आपके एग्जाम में 12 नंबर आता है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का आपको उल्लेख करना है। महादेवी वर्मा, बिहारी लाल, रसकान में से किसी एक का आपको जीवन परिचय देना है, और 5 नंबर यहाँ से उठा लेने हैं। ठीक है,
चलिए 7 नंबर प्रश्न है, आपको यहाँ पर श्लोक करना है, 2 नंबर का आता है अपने ही पाठ्य पुस्तक का करना है। 8 नंबर में क्या आता है, आपको एग्जाम में पत्र लिखने के लिए आता है। यहाँ पूछा गया अपने शहर की सफाई हेतु अपने शहर के मुख्य नगर अधिकारी को पत्र लिखना है। आपके शहर आपके मोहल्ले में गंदगी पड़ी हुई है, सड़कें साफ नहीं, तो आपको एक पत्र लिखना है और ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसको तैयार कर लेना। अथवा में एक और पत्र है, उसको देखते हैं। चलिए अथवा में एक और पत्र दे रखा है, क्या है, कह रहा है कि अपने मित्र को अपनी बहन की शादी में सम्मिलित होने का निमंत्रण देते हुए एक पत्र आपको लिखना है, ठीक है। तो ये भी आपको एग्जाम के लिए 4 नंबर का पत्र आता है, 3 नंबर का खंडकाव्य आता है, ठीक है, तो इसको भी आप तैयार कर लोगे। फिर 2 नंबर के एग्जाम में आते हैं संस्कृत के प्रश्न, जो कि 2 आते हैं और संस्कृत में होते हैं और संस्कृत में ही उनका उत्तर देना पड़ता है। पहला है ये, कुपश्या का खेदा दानम केन वर्धते ज्ञानम कुत्रम संभवती ग्रामीणा का उपास्यते। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि आपको ये तैयार करने हैं आज के और आज ही, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 10 नंबर क्वेश्चन जो कि सबसे बड़ा प्रश्न होता है, 7 नंबर का प्रश्न, सबसे बड़ा प्रश्न हिंदी का, जिसमें आपको निबंध करना पड़ता है किसी भी एक विषय पर। भ्रष्टाचार का कारण और निवारण, आतंकवाद मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने करा दिया है, भ्रष्टाचार भी मैं कराऊंगा, बढ़ती जनसंख्या घटती सुविधा, देश प्रेम, विज्ञान अभिशाप या वरदान। तो ये 5 में से कोई एक आपको निबंध करना है और इन 4 में से संस्कृत के 4 क्वेश्चन में से कोई 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, जिसके लिए आपको 2 नंबर और इसके लिए आपको 7 नंबर मिलेंगे। तो चलिए फिर पूरा का पूरा पेपर जो मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया समझाया, और आपको क्या करना है, इसके आपको जो कोड है इस पेपर का कोड, वो आपको बहुत अच्छे से नोट कर लेना है। और जो भी स्टूडेंट इस पूरे के पूरे पेपर को अच्छे से एग्जाम से पहले तैयार करके जाता है, वो बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट अपनी ये समझ सकता है सबसे बेस्ट वाली तैयारी करके जाएगा और बोर्ड एग्जाम में 70 में 65 नंबर बड़े ही आसानी से ले करके आएगा, ठीक है। कोड आपको नोट कर लेना है और इस कोड के जो भी प्रश्न है आपको तैयार कर लेने हैं। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।